हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में कुछ डिटेल बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सैलराइड हो या फिर बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड लोग हो। उनको क्या होता है कि कैश की ज़रूरत होती है, और कैश की ज़रूरत होने की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि लेट्स से उनको कुछ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर कुछ डेब्ट है, उनके पास कर्ज है जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहा है, उनको ख़त्म करना है, या फिर बहुत सारे पर्पज़ होते हैं जिनके कारण उनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि पर्सनल लोन मिल नहीं पाता है, या फिर बिजनेस प्रोफाइल के पर्सन है जो बिजनेस में से बिलोंग करते हैं, उनको पर्सनल लोन मिलता ही नहीं है। बहुत सारी बैंक्स नहीं देती है। एकमात्र अभी आईसीआईसी बैंक है जो आई थिंक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स को भी पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रही है। अदरवाइज कोई और बैंक पर्सनल लोन तो बिजनेस प्रोफाइल को प्रोवाइड ही नहीं करती है, और उसमें भी कई बार रिजेक्शंस वगैरह होते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, सिक्योर्ड लोन के अंदर लैप होता है। लैप यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं, और इसमें अच्छा खासा लोन आपको मिल जाता है। प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वो कंपेयर टू पर्सनल लोन काफ़ी कम होता है, बिजनेस लोन के कंपैरिजन में भी काफ़ी कम होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप पर्सनल लोन लेने जाएँगे तो वो आपको 13 से लेके 20-25% तक का रेट चला जाता है। वहीं पे बिज़नेस लोन भी आपका 22-23-24% तक का रेट जाता है उसमें। लेकिन वहीं पे अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो ये 15-16% से ऊपर नहीं जाता है। इनफैक्ट कई जगह तो ऐसा भी होता है जहाँ पे आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है वो 8% 9% में भी आपको मिल जाता है। तो इसके बारे में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, कैसे आप ले सकते हैं, क्या प्रक्रिया है और कितना टाइम लगता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत डिटेल में जानकारियाँ मिलेगी इस वीडियो के थ्रू। तो देखिए, जैसा कि करंटली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी तो आप इंडिया के किसी भी एरिया में है, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई कंपनी है जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है, बैंक्स है वो प्रोवाइड करती है। तो वहाँ पे आपको नियरेस्ट जाके पता करना होता है। मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ आपको एक्चुअली। मैं करंटली जो है बांका भागलपुर रीजन देख रहा हूँ, जिसमें बांका के अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं, इनफैक्ट जमुई के अंदर भी जितने भी ब्लॉक्स हैं, वहाँ तक मैं लोन कर सकता हूँ। तो एक्चुअली चोला फाइनेंस जो है वो इस एरिया में लोन प्रोवाइड कर रही है लैप में। हम लोग का एरिया क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग का एरिया ही नहीं, बहुत सारे रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी बैंक्स या एनबीएफसीज लोन प्रोवाइड नहीं करती है, लैप वगैरह प्रोवाइड करती ही नहीं है। बट बहुत सारे रीजन छोटे एरियाज हैं जहाँ पे एनबीएफसी आगे बढ़ के आ रही है, एंड वहाँ पे आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देने के लिए रेडी है। जैसे कि मान के चलिए बांका एरिया है, ठीक है। बांका एरिया में प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ पे कोई भी बैंक्स एक तो लैप वगैरह देती, लैप तो छोड़ दीजिए, यहाँ कोई लोन ही देना नहीं चाहती है बैंक्स। आई डोंट नो क्या रीज़न है, मुझे नहीं पता रीज़न, क्योंकि देखिए मैं काफ़ी दिनों से इस एरिया में काम कर चुका हूँ, एंड व्हीकल लोन में काफ़ी काम किया है मैंने, काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरा। तो देखिए, एक चीज़ होता है हर एक जगह, कोई भी जगह आप ले लीजिए, कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्टर आदमी आपको मिल ही जाएँगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 100% लोग वहाँ पे जेन्युइन ही होंगे। अगर आप 100 व्यक्तियों का लोन कर रहे हैं तो उसमें से हो सकता है कि 10 से 15 या 5 व्यक्ति ऐसे हो जो कि जानबूझ के इंटेंशनली डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो उनको आपको आइडेंटिफ़ाई करना होता है पहले ही, ठीक है? तो वो आइडेंटिफ़िकेशन में भी कई बार क्या होता है, गलतियाँ हो जाती है और गलत लोन डिसबर्स हो जाता है, तो वो आपको 2-3% आपको मान के चलना पड़ता है। अगर वैसे भी मान के चलिए, अगर 100% आपका लोन सही हो गया, तब तो फिर आप भगवान हो गए ना। तो इसलिए 2-3% गलतियाँ होती है जो कि एनपीए में कन्वर्ट होते हैं। तो वो एक अलग सिनेरियो है, बट फिर भी रीपेमेंट काफ़ी अच्छा है इस एरिया में, और उसके बावजूद बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करती है। तो अभी क्या है, चोला फाइनेंस इस एरिया में लैब प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लैब का प्रोसेस क्या है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता है कि लैप मतलब मैं कोई भी प्रॉपर्टी दे दूंगा तो उस पर मुझे लोन मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। लैप जो मिलता है वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मिलता है, और प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जिस प्रॉपर्टी पे ढलाई का मकान हो या ढलाई का दुकान हो, ठीक है। कोई भी चीज़ जो आपका कंस्ट्रक्शन जो है, किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन हो वो ढलाई का होना चाहिए। मिनिमम आपका 300 स्क्वायर फीट से ज़्यादा रहे तो बेस्ट होता है। और एक और इसमें सिनेरियो होता है कि अगर आपका प्रॉपर्टी बड़ा है, जैसे 8,000-9,000 स्क्वायर फीट का प्रॉपर्टी है, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि मिनिमम 25% प्रॉपर्टी पे
कंस्ट्रक्शन होना चाहिए और वो ढलाई होना चाहिए। मतलब 25% प्रॉपर्टी मान के चलिए, अगर 10,000 स्क्वायर फीट का आपका प्लॉट है तो उसमें 2500 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे आपका कंप्लीटली ढलाई होना चाहिए, तो वो मॉर्गेज करने के लायक होता है। तो एक चीज़ तो आप समझ गए कि मॉर्गेज का मतलब क्या है। तो कि मॉर्गेज का मतलब सिर्फ यही है कि आपका जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के ऊपर ढलाई होना चाहिए। पहला कंडीशन तो ये हो गया। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गया होगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि रजिस्टर्ड डीड, यानी कि जो केवाला भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, तो वो डीड जो है वो किसी जीवित व्यक्ति के नाम पे होना चाहिए। लेट सपोज मान के चलिए कोई डीड है, मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेके बताता हूँ। कोई डीड है मेरे दादा परदादा के नाम पे, तो मेरे दादा भी अभी है नहीं, वो भी पास्ट अवे हो चुके हैं, एंड परदादा के नाम पे। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि मैं लोन उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज ही नहीं कर सकता हूँ। सिंपल सा प्रोसेस है, उस प्रॉपर्टी को मैं मॉर्गेज कर ही नहीं सकता। हाँ, अगर वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, या फिर लेट सपोज मेरे पापा भी हैं तो मेरे पापा के नाम पे रजिस्टर्ड है, या फिर मेरी मम्मी के नाम पे रजिस्टर्ड है, तो उस सिनेरियो में मैं उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकता हूँ। उसमें क्या होगा, सिनेरियो में बताता हूँ आपको, तीनों सिनेरियो में लेके चलता हूँ। लेट्स से मेरे पापा के नाम से प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में पापा को एप्लीकेंट के लेके लोन किया जा सकता है। लेट सपोज कि मेरे पापा हैं और और मैं एक बेटा हूँ, मेरा एक भाई है, दो भाई हैं हम लोग। तो होगा क्या, दोनों भाई को लोन में आने की ज़रूरत नहीं है। लेट सपोज मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है तो मैं अपने नाम पे लोन अप्लाई करूँगा। पापा के नाम से डीड है, रजिस्ट्री पापा के नाम पे है, तो उस सिनेरियो में पापा को एप्लीकेंट हो जाएंगे और मम्मी को एप्लीकेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीन मेंबर आ जाएंगे लोन में। भाई का कोई जो रिक्वायरमेंट नहीं है, भाई का सिर्फ क्या है कि वो एनओसी देगा। एनओसी के लिए एक फॉर्मेट आता है कंपनी का, उस फॉर्मेट पे सिग्नेचर करना होता है, दैट्स इट। तो इतना सा प्रोसेस है। इलीगल हायर जो होता है उनका एनओसी लगता ही लगता है, ठीक है, अगर वो लोन में नहीं है तो इस सिनेरियो में फिर लोन लिया जा सकता है। तो ये तो सिनेरियो आपको क्लियर हो चुका होगा कि केवाला का क्या फंडा है और क्यों रिक्वायर्ड है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिसके नाम से भी रजिस्टर्ड डीड है वो जीवित होना चाहिए, तो ही लोन हो सकता है आपका, ठीक है। अब कई सिनेरियो में ऐसा भी होता है कि एक डीड है, बड़ा डीड है, मान के चलिए 2-3 एकड़ का डीड है, ठीक है। उस सिनेरियो में क्या होता है कि खसरा अलग अलग होता है उस डीड में, और किसी एक खसरा पे मान के चलिए 7 डिसमिल प्लॉट पे जमीन, 7 डिसमिल के प्लॉट पे घर बना हुआ है, ठीक है, और बाकी का प्लॉट आपका खेत वगैरह है। तो जो खसरा अलग अलग है उसमें आपको अमीन का एक रिपोर्ट लगता है। अमीन प्रॉपरली एक रिपोर्ट बना के देता है कि हाँ ये खसरा है, ये चौहद्दी है, यहाँ से सड़क गुजरती है, और ये इनका प्लॉट है, इतने स्क्वायर फीट में ढलाई वगैरह है। तो अमीन रिपोर्ट के बेसिस पे फिर लोन किया जा सकता है, और वो लेकिन डेट पूरा जमा हो जाता है। अब इसमें एक फ़ायदा ये होता है, और लेकिन एक नुकसान भी है, कि जब बड़े प्लॉट्स होते हैं, जब उसमें डिवीज़न होता है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में रजिस्टर्ड मॉर्गेज की ज़रूरत पड़ जाती है, जहाँ पे कस्टमर्स को 20 से 25 हज़ार रुपये का एडिशनल एक्सपेंसेस बेयर करना होता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, इस चीज़ को मैं मान के चलता हूँ। अगर बड़ा डीड है आपका, 2 एकड़ 3 एकड़ का डीड है, उसमें खसरा वाइज अलग है, और एक छोटी खसरा पे आपका प्लॉट बना हुआ है, तो उस सिचुएशन में आपको रजिस्टर्ड मॉर्गेज करवाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों सिनेरियो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब लोन का प्रोसेस क्या होता है। लोन का प्रोसेस सिंपल होता है, जो मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेंट को एप्लीकेंट का सिस्टम। और इसके बाद आपका जो केवाला होता है वो, या फिर रजिस्टर्ड डीड जो भी आप बोलते हैं, वो ओरिजिनल ब्रांचेस में जमा हो जाता है, और ब्रांचेस से हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र हो जाता है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। लोन का प्रोसेस होने में आपको लगभग लगभग 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। और इन सारे लोन्स में एक और प्रॉब्लम हो सकती है, वो क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड की। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। मान के चलिए अगर आपका 13 साल का पुराना डेट है, ठीक है, मतलब अभी 2023 चल रहा है, 2010 में आपने कोई रजिस्ट्री कराई हुई है, ठीक है, तो 2010 से 2023 13 साल कंप्लीट हो चुका है। और उस समय जब आपने रजिस्ट्री कराई थी, उस समय वो प्लॉट एग्रीकल्चर लैंड था, ठीक है। तो अगर वो एग्रीकल्चर लैंड था उस समय में, 2010 के टाइम में, और अभी उस प्लॉट पे घर बन चुका है, आसपास घर बन चुके हैं, या फिर मार्केट टाइप का कुछ है, यानी कि वो आवासीय टाइप का कुछ हो चुका है, तो उस सिचुएशन में आपको मुखिया के लेटर पैड पे या सरपंच के लेटर पैड पे ये लिखवा के देना होता है कि ये मतलब एक प्रमाणित करवाना होता है कि वो जो प्लॉट आपने एग्रीकल्चर खरीदा था वो अब बसोबास यानी कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ आपको मुखिया के लेटर पैड पे करवाना होता है। तो ये तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन प्रॉब्लम उन लोगों के लिए होती है जिनका डेट लेटेस्ट है। अब लेटेस्ट डेट में प्रॉब्लम क्या होगी कि उनको लैंड कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा ब्लॉक
में सीईओ से जाके। और ये चीज़ बहुत टिपिकल हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेढ़ा प्रोसेस हो जाता है। कई बार तो बहुत सारे कस्टमर ये चीज़ करवा ही नहीं पाते, जिसकी वजह से उनका लोन सैंक्शन हुआ, अप्रूव हुआ लोन, उनका कैंसिल हो जाता है। तो इस चीज़ को आप पहले देख लीजिए कि आपका जो डेट है वो 13 साल पुराना है या नहीं है। अगर 13 साल पुराना नहीं है तो क्या वो एग्रीकल्चर लैंड है, यानी जोत आबाद में लिखा हुआ है, या फिर आवासीय लिखा हुआ है। अगर आवासीय लिखा हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जोत आबाद लिखा है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना मान के चलिए कि आपका लोन नहीं मिलने वाला है, आपको लोन उस प्लॉट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि कोई भी बैंक एग्रीकल्चरल लैंड पे लोन नहीं करती है। अगर एग्रीकल्चरल लैंड पे आपने घर बना भी लिया है तो भी लोन नहीं होने वाला है। तो आपको लैंड कन्वर्जन सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, या फिर आपका डेट 13 साल पुराना है तो मुखिया के लेटर पैड पे आप प्रमाणित सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हैं। वो आपका 1,000 के स्टाम्प पेपर पे देना होता है, आपका काम हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद और क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें एक और रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है एनईसी सर्टिफिकेट की, जिसको बोलते हैं नन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। नन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत कब पड़ती है? आपका लोन सैंक्शन हो गया, अप्रूव हो गया, डिसबर्स्ड हो गया, ठीक है, यानी पेमेंट आपका डिसबर्स कर चुका है, लोन आपका कंप्लीटली डिसबर्समेंट हो चुका है, ठीक है। तो जब डिसबर्समेंट हो जाता है तो उसके बाद एनईसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये आपको आपका जो भी रजिस्ट्री ऑफिस है, जैसे हम लोग का बांका रजिस्ट्री ऑफिस है, तो रजिस्ट्री ऑफिस में जाके बैंक आपको एक चिट्ठी दे देगी एनईसी फॉर्मेट में। उस फॉर्मेट को ले जाके जमा करना होता है। वहाँ पे आपको 500-1000 रुपये का एक चार्जेस होता है, वो पे करना होता है। पे करने के बाद आपको वहाँ से एक एनईसी सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो एनईसी सर्टिफिकेट जैसे ही आप ब्रांच में जमा करते हैं, जिस बैंक ने भी लोन आपको किया है, वहाँ पे आपको ले जाके जमा करना होगा। जमा करने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर आपको चेक मिल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है लोन का। और इसमें कुछ खर्चे भी होते हैं। जैसे मान के चलिए, जब आपका फाइल लॉगिन होता है तो लीगल एंड टेक्निकल की जो टीम होती है, उनका चार्जेस आपको बेयर करना होता है। तो लॉगिन के टाइम में ही कुछ बैंक 5,000 रुपये चार्ज करती है, कुछ बैंक 10,000 रुपये चार्ज करती है, कुछ बैंक 15-15 हज़ार रुपये तक का चार्ज करती है, ठीक है। जैसे मैं आपको लेटेस्ट बताऊँ तो एसबीआई जो है वो अभी 6,000 रुपये चार्ज कर रही है एज ए लॉगिन फ़ी। क्योंकि रीज़न क्या होता है, देखिए, जब आप प्रॉपर्टी के पेपर्स देते हैं तो उनका लीगल स्क्रूटनी होता है। इसके अलावा आपके ज़मीन का जो आपने प्लॉट बताया जिसको आप मॉर्गेज करना चाहते हैं, उसका प्रॉपर वैल्यूएशन रिपोर्ट आता है। वैल्यूएशन रिपोर्ट में जो टीम होती है वो दूर दराज से आपके रेजिडेंशियल एड्रेस पे आती है। वहाँ पे फिर वो मेज़रमेंट करती है। मेज़रमेंट करने के बाद वो प्रॉपर एक रिपोर्ट प्रोवाइड करती है आपके प्रॉपर्टी का, कि हाँ, इतना वैल्यू है इस प्रॉपर्टी का, एंड उसके बेसिस पे आपका लोन होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि मान के चलिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि उनका लोन किस बेस पे होता है। उनको लगता है कि उनका लोन जो होगा वो उनके इनकम के बेसिस पे होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोन जो भी जब भी होता है वो आपका इनकम बेस पे बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। इनकम तो आपका एक बेसिक स्टैंडर्ड है कि चलिए आप यहाँ से रीपेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो आपका बिल्कुल बेसिक है। बट लोन क्या है, आपके प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अब प्रॉपर्टी वैल्यू में क्या आ जाएगा, लेट सपोज आपका प्रॉपर एक एनएच के किनारे घर बना हुआ है तो उसका प्रॉपर्टी वैल्यू अलग होगा। अगर आपका एसएच के किनारे, स्टेट हाईवे के किनारे घर बना हुआ तो उसका प्रॉपर्टी अलग होगा। अगर आपका घर जो है वो प्रॉपर विलेज एरिया, रूरल एरिया में बना हुआ है तो उसका प्रॉपर्टी वैल्यू अलग होगा। आपकी प्रॉपर्टी के सामने से कोई पीसीसी रोड निकला हुआ है तो उसका प्रॉपर्टी वैल्यू अलग होगा। तो नॉर्मली मैं आप बताता हूँ, अगर एनएच के किनारे एक 2600 स्क्वायर फीट का घर बना हुआ है, सेकंड फ्लोर तक कंप्लीट है, तो वो ऑलमोस्ट आपका 1 करोड़ का प्रॉपर्टी वैल्यू रहेगा। 1 करोड़ 1.20 करोड़ के आसपास का प्रॉपर्टी वैल्यू रहेगा, ठीक है। एनएच के किनारे अगर है तो 25 फीट चौड़ा रास्ता है, 15 से 25 फीट चौड़ा रास्ता है, तो उस सिनेरियो में आपको ये वैल्यूएशन मिल जाएगा। अगर सेकंड फ्लोर तक कंप्लीट है, प्रॉपर टाइल्स, मार्बल्स वगैरह, प्लास्टर वगैरह सब कंप्लीट है, तो उस सिनेरियो में ये वैल्यू आपको मिलने वाला है इजीली। अब लोन कितना मिल सकता है आपको, अगर 1 करोड़ का आपको वैल्यूएशन मिलता है तो आपको लोन आराम से 50 लाख रुपीज़ तक मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी इनकम की। 50 लैक्स आपको लोन एलिजिबल है एज पर प्रॉपर्टी वैल्यू, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, अगर आपका इनकम सपोर्ट नहीं करेगा तो वो लोन वैल्यू आपका घट जाएगा फिर। क्योंकि बैंक्स देखती है कि आपकी इनकम कितनी है और आप कितना ईएमआई चला सकते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको लोन प्रोवाइड कर दिए। आपका 50 लैक्स एलिजिबल जरूर हैं आप, लेकिन अगर आपका इनकम बोल रहा है कि नहीं आप 30 लैक्स का ईएमआई चला सकते हैं, तो फिर आपको 30 लैक्स का ही लोन मिलेगा। तो इस सिनेरियो में आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। इस सिनेरियो में आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपको एप्लीकेंट ले रहे हैं
उनके इनकम को आप शो कीजिए, चाहे वो एग्रीकल्चर इनकम ही क्यों ना हो। अगर वो आईटीआर फाइल कर रहे हैं, उस चीज़ को शो कीजिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो लोन एलिजिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन सारे पॉइंट्स को आप नज़र में रखते हुए अगर लोन अप्लाई करते हैं तो ईज़िली होगा। और अगर आप बांका से बिलॉन्ग करते हैं, बांका में किसी भी ब्लॉक से बिलॉन्ग करते हैं, किसी भी ब्लॉक से मैं बात कर रहा हूँ, जमुई में किसी भी ब्लॉक से बिलॉन्ग करते हैं, भागलपुर में कोई भी एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, अमरपुर से हैं, तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं डेफ़िनेटली आपका लोन कराने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इनफैक्ट अगर आप किसी दूसरे स्टेट से भी हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं डेफ़िनेटली आपकी हेल्प करूँगा लोन करवाने में। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।